Hello student, today we will discuss about the experiment which proves the replication of DNA takes place through semi-conservative model। आज हम लोग ये जानेंगे कि जो DNA का रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से ही होता है, क्योंकि क्रिक ने जो हाइपोथेसिस दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि जो प्रोबेबिलिटी है डीएनए रेप्लिकेशन की वो 3 प्रकार से हो सकती है। तो वे जो 3 प्रकार थे उसमें आपको कंजर्वेटिव मेथड है, दूसरा जो है डिस्पर्सिव मेथड है, और तीसरा जो मेथड है वो है सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। जिसको एक्सपेरिमेंटली हम लोग प्रूव भी करेंगे। इसमें जो कंजर्वेटिव मेथड है, जिसके बारे में जो कंजर्वेटिव मेथड है बताया गया था कि कंजर्वेटिव मेथड में जो ओल्ड स्ट्रैंड होता है डीएनए का, जो न्यू स्ट्रैंड को फॉर्म करता है, तो ओल्ड स्ट्रैंड और न्यू स्ट्रैंड जो होते हैं वो अलग अलग रहते हैं, यानी 2 पुराने स्ट्रैंड जो होते हैं एक साथ रहते हैं और 2 नए स्ट्रैंड जो होते हैं वो एक साथ रहते हैं। जो दूसरा मेथड है डिस्पर्सिव मेथड, यानी कि डीएनए जो होता है डिस्पर्स में होता है, जो ओल्ड स्ट्रैंड और न्यू स्ट्रैंड होते हैं वो अल्टरनेट फॉर्म में होते हैं, यानी कि कुछ जो है ओल्ड स्ट्रैंड होता है, कुछ न्यू स्ट्रैंड होता है, कुछ ओल्ड स्ट्रैंड होता है, कुछ न्यू स्ट्रैंड होता है। तो ऐसे जो स्ट्रक्चर होते हैं इसमें डीएनए के ओल्ड और न्यू इंटरमिक्स्ड कंडीशन में होते हैं, तो इसको बोलते हैं डिस्पर्सिव मेथड। नेक्स्ट जो है सेमी कंजर्वेटिव मेथड। सेमी कंजर्वेटिव मेथड में बताया गया था कि यदि कोई पेरेंट डीएनए है जब रेप्लिकेशन करता है तो इसके द्वारा 2 डीएनए के स्ट्रैंड सिंथेसाइज होते हैं, जिसमें जो पेरेंटल डीएनए है, पेरेंटल डीएनए का एक स्ट्रैंड न्यू जो डीएनए फॉर्म होता है उस, यानी कि पेरेंटल डीएनए का जो एक स्ट्रैंड होता है एक नए स्ट्रैंड को फॉर्म करता है, दूसरा स्ट्रैंड भी एक नए स्ट्रैंड को फॉर्म करता है, और एक ओल्ड स्ट्रैंड और एक न्यू स्ट्रैंड एक साथ रहते हैं। तो इसको हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, जिसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी किया गया है। और एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने के लिए जो साइंटिस्ट थे मेसेल्सन और स्टॉल, इन्होंने 1958 में एक्सपेरिमेंट किया और अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसको प्रूव भी किया कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से ही होता है। सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं या एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में जो मेसेल्सन और स्टॉल ने किया था एक्सपेरिमेंट, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट था इनका, उसके रिक्वायरमेंट के बारे में हम लोग जानेंगे क्या क्या रिक्वायरमेंट थे इनके। सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है कल्चर मीडियम, इन्होंने 2 कल्चर मीडियम लिया था। एक कल्चर मीडियम था जो 15 NH4Cl था कंटेनिंग था, और दूसरा जो था वो 14 NH4Cl कंटेनिंग मीडियम था। यानी कि 15N का मतलब कि जो नाइट्रोजन था उसमें वो 15N था, जिसमें नाइट्रोजन में 7 जो था प्रोटॉन थे और 8 न्यूट्रॉन थे। जो 14N था जिसमें 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन थे। तो ये 2 कल्चर मीडियम लिया, ये हैवी आइसोटोप था, ये लाइट आइसोटोप था। तो यहाँ पे हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, दूसरा चीज़ इसमें चाहिए सेंट्रीफ्यूज ट्यूब। सेंट्रीफ्यूज ट्यूब जो होता है ये टेस्ट ट्यूब जैसा होता है। इस ट्यूब के अंदर हम लोग जो डीएनए होता है
उसका सेंट्रीफ्यूगेशन कराते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के अंदर, जिसमें लगभग 1000 टू एबव उसकी राउंड होती है पर मिनट। इस राउंड पे हम लोग क्या करते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूगेशन कराते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के अंदर। तो इसमें जो डीएनए होता है वो सीजियम क्लोराइड के अंदर डालते हैं। तो हम लेते हैं सीजियम क्लोराइड। ये सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन के अंदर जो डीएनए होता है उसको रख करके, और जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन कराते हैं तो इसमें वो अपने प्रेसिपिटेट्स के अनुसार, अपने वेट के अनुसार क्या होता है, एक प्रेसिपिटेट बनाता है, जिससे हम लोग यूज करते हैं फोटोग्राफिक प्लेट और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जिसके द्वारा हमको डीएनए का जो लेवल है पता चलता है। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम देखते हैं कैसे किया था इन लोगों ने। इसमें देखिए, सबसे पहले जो मेसेल्सन और स्टाल साइंटिस्ट थे, इन्होंने इन्वायरमेंट से एक कंटेनर के अंदर ई कोलाई को कलेक्ट किया। ई कोलाई जो बैक्टीरिया इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो ई कोलाई है उस पर किया था, बाद में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म पे एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया गया था। तो ई कोलाई को जो इन्होंने कलेक्ट किया इन्वायरमेंट से, तो नॉर्मली जो ई कोलाई होते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, उनमें जो नाइट्रोजन कंटेंट होता है, यानी कि उनका जो डीएनए है उसमें जो नाइट्रोजनस बेस है, उसमें जो नाइट्रोजन होता है वो 14N होता है। यानी कि जो नॉर्मल ई कोलाई हैं उनमें जो नाइट्रोजनी बेस होगा, नाइट्रोजन जो होंगे वो 14N वाले होंगे। यानी कि नॉर्मल ई कोलाई के अंदर जो डीएनए होता है 14N कंटेनिंग डीएनए होता है, 14N कंटेनिंग डीएनए। क्या हुआ, जो साइंटिस्ट मेसेल्सन और स्टॉल थे, इन्होंने ई कोलाई को इन्वायरमेंट से कलेक्ट किया एक कंटेनर के अंदर। ये ई कोलाई हैं। कहाँ से लिया गया इसको? फ्रॉम इन्वायरमेंट। ये इन्वायरमेंट से कलेक्ट किए हुए ई कोलाई हैं। इनको क्या किया कि इन्होंने फॉर मेनी जेनरेशन इन्होंने एक दूसरे कंटेनर के अंदर, जिसके अंदर कल्चर मीडियम रखा गया था, और वो जो कल्चर मीडियम था, ये कल्चर मीडियम 15 NH4Cl कंटेनिंग मीडियम था। 15 NH4Cl कंटेनिंग मीडियम के अंदर इन्होंने रख करके मेनी जनरेशन कई जनरेशन तक इन्होंने ग्रो कराया। किसको? ई कोलाई को। जो नॉर्मल ई कोलाई था उसको मेनी जनरेशन के लिए क्या किया? 15 NH4Cl के अंदर ग्रो कराया। अब आप सोच सकते हैं कि जो नॉर्मल ई कोलाई था, जब इसको 15 NH4Cl कंटेनिंग मीडियम के अंदर ग्रो कराएंगे तो जो न्यूट्रिशन मिलेगा इसको, यानी कि जो कंटेंट था इसके अंदर 15 NH4Cl था, यानी कल्चर मीडियम जिसके अंदर वो ई कोलाई ग्रो करेगा, तो ये नाइट्रोजन कहाँ से लेगा? ई कोलाई जो ग्रो कर रहा है इस कल्चर मीडियम से लेगा। यानी कि जो नाइट्रोजन लेगा वो हाई आइसोटोप वाला होगा, 15N वाला होगा। और इसमें जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है, आपको पता है कि कई जनरेशन तक ग्रो कराने का मतलब क्या, कि एक दिन में मेनी जनरेशन ग्रो किया जाता है। क्योंकि ई कोलाई को, जो एक ई कोलाई है 2 ई कोलाई के रूप में चेंज होने में इसको मात्र 20 मिनट का टाइम लगता है। सेल डिवीजन में 20 मिनट का टाइम लगता है, तो एक दिन में मेनी जनरेशन ग्रो हो सकता है। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन का सोर्स था 15N था, इसको जब गेन किया ई कोलाई ने, तो उसमें जो डीएनए बना वो 15N कंटेनिंग डीएनए बना। यानी कि जो भी डीएनए इसके अंदर बना ई कोलाई
कंटेन 15N कंटेनिंग डीएनए। ई कोलाई के अंदर जो डीएनए बना वो 15N बना। अब इस 15N कंटेनिंग डीएनए को, जो ई कोलाई था, इसको इन्होंने क्या किया, केवल एक जनरेशन के लिए, ओनली 1 जनरेशन के लिए इन्होंने फिर दूसरे कल्चर मीडियम के अंदर ग्रो कराया। दूसरा कल्चर मीडियम जो था वो 14NH4Cl कंटेनिंग मीडियम था। अब इन्होंने 14NH4 कंटेनिंग मीडियम में ग्रो कराया। कितने देर के लिए? मात्र 20 मिनट के लिए, फॉर 20 मिनट्स। 15 से फिर किस में लाया इन्होंने? 14NH4Cl कंटेनिंग मीडियम के अंदर मात्र 1 जनरेशन के लिए, और फिर इसमें एक जनरेशन के लिए और इन्होंने ग्रो कराया, यानी कि फिर 20 मिनट के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 40 मिनट हो जाएगा, 20 और 20 यानी कि ये 40 हो जाएगा, यानी कि 40 मिनट इसको लिखेंगे। फिर अगर एक जनरेशन को और इन्होंने ग्रो कराया तो यहाँ पे फिर 20 मिनट होगा। यहाँ पे फिर इन्होंने 14NH4Cl कंटेनिंग मीडियम में एक जनरेशन और ग्रो कराया था। ठीक है, अब यहाँ पे एक जनरेशन और ग्रो करा सकते हैं, तो यहाँ पे जो होगा इसका टाइम, इसको फर्दर हम 20 मिनट के लिए इसमें बढ़ाते जाते हैं। तो यहाँ पे क्या किया, एक जनरेशन के लिए ग्रो कराया, दूसरे जनरेशन के लिए यहाँ पे ग्रो कराया, और फिर ये तीसरा जनरेशन के लिए। हमको एक्सपेरिमेंटली जो प्रूव करना है, मात्र 2 ही जनरेशन में हमको पता चल जाएगा कि जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल से होता है। तो यहाँ पे 20 मिनट के लिए, 40 मिनट के लिए, 80 मिनट के लिए यदि ग्रो कराएंगे तो ये आगे ग्रो करता जाएगा। तो यहाँ पे हमको ये देखना है कि जो 15NH4Cl कंटेनिंग डीएनए था, जब 14N में कल्चर कराएंगे तो फिर ये जो इसका न्यूट्रिशन मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? 14N का। तो इसमें जो डीएनए होगा, नया जो डीएनए सिंथेसाइज होगा, उसमें नाइट्रोजन कौन सा होगा? 14 होगा। लेकिन ये हमको अननोन है, इसको हमको पता नहीं है। यहाँ पे भी कौन सा डीएनए है, किस प्रकार का डीएनए हमको पता नहीं है। यहाँ पे हमको पता है कि 15N है, यहाँ पे पता है को 14N है। ये इन्वायरमेंट से लिया गया है तो 14N होगा। ये हम कल्चर मीडियम कराए हैं N15 के अंदर, तो ये पता है। अब हमें करना क्या है, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब के अंदर, ये सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है, इसके अंदर हम 14N डीएनए को सेंट्रीफ्यूगेशन कराएंगे। 14N जो कंटेनिंग इन्वायरमेंटल जो ई कोलाई है, इसका हम डीएनए निकालेंगे और उस डीएनए को सीजियम क्लोराइड के अंदर डाल करके और इसको हम क्या कराएंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन कराएंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन कराएंगे तो जो डीएनए होता है लगभग सीजियम क्लोराइड के बराबर उसका होता है। तो ये सीजियम क्लोराइड में जब रख करके सेंट्रीफ्यूगेशन कराएंगे तो इसमें प्रेसिपिटेशन के आधार पे, वेट के आधार पे जो डीएनए होगा एक लेयर बना लेगा इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूजिंग ट्यूब के अंदर। जब ये लेयर बनेगा इसके ऊपर तो ये पता कैसे करेंगे कि हाँ कहाँ पे लेयर बना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज करते हैं और फोटोग्राफिक प्लेट का यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इस सेंट्रीफ्यूज ट्यूब को हॉरिजॉन्टली प्रेस करते हैं, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली यहाँ पे हमने रख दिया। एक साइड में हम क्या करते हैं, इधर फोटोग्राफिक प्लेट रख देते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट यहाँ पे रख दिया। और इधर से हम क्या करते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से क्या करते हैं, रेडिएशन कराते हैं। सपोज दैट कि जब रेडिएशन कराएंगे तो हमको पता है कि जो डीएनए होता है ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। तो सपोज दैट कि यहाँ पे अगर
ये डीएनए है, तो इसके ठीक सामने जो फोटोग्राफिक प्लेट होगा वहाँ पे एक डार्क बैंड बन जाएगा। जहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट पे डार्क बैंड बनेगा उसके सामने हमको क्या रहेगा, डीएनए रहेगा, क्योंकि रेडिएशन को डीएनए एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब रेडिएशन को डीएनए एब्जॉर्ब कर लेता है तो इसके सामने क्या होगा, ये डार्क बैंड बन जाएगा। उसी तरह से हम क्या करेंगे, N15 वाले को भी हम सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में डालेंगे डीएनए को, इसका भी सेंट्रीफ्यूगेशन कराएंगे, इसको भी फोटो रेडिएशन कराएंगे। तो हमने देखा कि जो 15N था ये सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में काफ़ी ऊपर बना था, इसका जो लेवल था सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में काफ़ी ऊपर था, यहाँ पे बना था। लेकिन अगर हम ये 14N वाला था, अगर 15N वाले का कराते हैं तो इसका जो प्रेसिपिटेशन आता है ये काफ़ी नीचे आता है, यानी कि इसका हम देखते हैं यहाँ पे ये काफ़ी नीचे बना। ठीक है, ये हम लिख देते हैं यहाँ पे 14 वाला है, ये 15 वाला है। अब देखिए जब 15 वाले को हमने ग्रो कराया, इसको हम लिखते हैं G0, इसको G1 बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन, यहाँ पे G2 सेकेंड जनरेशन। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जो ई कोलाई को ग्रो कराया हमने 15 वाले को 14NH4Cl कंटेनिंग मीडियम में, अब इसका हम प्रेसिपिटेशन कराते हैं डीएनए निकाल करके। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो डीएनए का बैंड बनता है ये इसके सामने बनता है, यानी कि अगर इसको हम हॉरिजॉन्टली प्रेस करें इसको हम हॉरिजॉन्टली प्लेस करते हैं तो इसमें जो प्रेसिपिटेशन बन रहा है ये इसके सामने बन रहा है, यानी कि ये हमारा 14N वाला था, ये 15N वाला था। अब जो ये बैंड बन रहा है डार्क बैंड, जब इधर से रेडिएशन कराते हैं तो ये बैंड जो है बीच में बन रहा है। अब जब बीच में बैंड बन रहा है तो अब हम यहाँ पे क्या पता कर सकते हैं, हमने देखा कि जो लाइट वाला था यानी 14N था वो ऊपर बन रहा है, 15N वाला नीचे बन रहा है, और जो ये था ये बीच में बना, यानी कि इसका हमने नाम रखा था हाइब्रिड। ये हाइब्रिड था क्योंकि इसमें 14 और 15 दोनों के डीएनए थे, तो ये हाइब्रिड था। ठीक है, अब हमने क्या किया, जो सेकेंड जनरेशन था, सेकेंड जनरेशन को हमने सेंट्रीफ्यूज कराया डीएनए निकाल करके। जो सेकेंड जनरेशन में कल्चर कराया था उसको हमने जब सेंट्रीफ्यूज कराया तो अब यहाँ पे क्या बन रहा है, देखिए जब सेकेंड जनरेशन वाले को हम कराए तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज के अंदर जब इसमें हम रेडिएशन कराते हैं तो इसमें दो बैंड बनते हैं। सेकेंड जनरेशन वाले में दो बैंड बनते हैं। एक जो बैंड बनता है ये यहाँ पे हम इसको हॉरिजॉन्टली प्लेस करते हैं और देखते हैं कहाँ बन रहा है। एक जो बैंड बना था ये 14N वाले के सामने बना था, और दूसरा जो बैंड बना था ये हाइब्रिड वाले के सामने बना था। तो यहाँ पे हम जो हाइब्रिड वाला बना था और इसको हम हाइब्रिड लिखेंगे और इसको हम 14N या लाइट बोलेंगे। बस ये एक्सपेरिमेंट जो है प्रूफ हो गया। यहीं से निष्कर्ष आता है कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है, ना कि जो कंजर्वेटिव या डिस्पर्सिव होता है। इसको फिर कैसे किया इन्होंने प्रूफ, देखिए इसमें सिंपल है। हमने क्या किया था, सबसे पहले 15N का डीएनए लिया था। ये 15N डीएनए जो था, 15N डीएनए का जब हमने सेंट्रीफ्यूज कराया तो उसमें जो डीएनए था उसको हमने क्या किया था, 14N में ग्रो कराया था। तो हम यहाँ पे 15N का जो डीएनए था, ये 15N
15N, इसको ग्रो कराया 14N में। यानी कि यहाँ पे जब हम 15N DNA लिया तो 15N का जो बैंड था ये नीचे था। जब सेकेंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन में हमने DNA जो प्राप्त किया यहाँ पे, ये हाइब्रिड था। हाइब्रिड मतलब दोनों के बीच में था। तो यहाँ पे जो DNA बना, ये नेक्स्ट जनरेशन में ये स्ट्रैंड आएगा आगे नेक्स्ट जनरेशन में। तो यहाँ पे ये ओल्ड स्ट्रैंड है, जिसमें एक स्ट्रैंड जो है ये ओल्ड स्ट्रैंड का है, यानी कि ये पेरेंट का है 15N, ये भी 15N है, ये 14N का है, ये 14N का है। कब? फर्स्ट जनरेशन में, यानी 15N वाले ये DNA है। उसके बाद से 14N वाला जो कंटेनिंग कल्चर मीडियम है, इसमें 15N को ग्रो कराया तो हाइब्रिड जो DNA बना था, हाइब्रिड मतलब 14 और 15 दोनों था। तो ये पेरेंटल DNA था। और जो नया कॉम्बिनेशन बना, यानी कि इसने यूज किया किसको? 14N को। तो पहले वाला 15N तो रहेगा ही, जो नया स्ट्रैंड बना वो 14N था, जिसके कारण यहाँ पे हाइब्रिड बना। ठीक है। उसके बाद से ये G1 फेज था। अब G2 में क्या होता है, ये 15 फिर आगे जाएगा, ये 15 वाला जो DNA का स्ट्रैंड था ये आगे जाएगा। अब यानी कि ये 15 वाला जो है नया स्ट्रैंड जब बनाएगा तो यूज क्या करेगा? 14N ना। तो यहाँ पे 14N यूज किया तो नया स्ट्रैंड कैसा बनेगा? 14N का बना। और फिर यहाँ पे जो DNA का स्ट्रैंड था ये आगे बढ़ा, तो इसके द्वारा अब देखिए ये दोनों स्ट्रैंड यहाँ पे आ गए, ये दोनों स्ट्रैंड हम थोड़ा दूर बनाते हैं। ये स्ट्रैंड यहाँ पे गया, ये स्ट्रैंड यहाँ पे गया। हम इन दोनों स्ट्रैंड को, चारों स्ट्रैंड को अलग अलग कर लेते हैं। ये 15 था दोनों, यानी कि ये 15 है। अब ये 15 वाला जब इसके अंदर कल्चर कराएंगे तो 14N ये गेन करेगा। जब 14N गेन करेगा तो 15 वाला कौन सा स्ट्रैंड बनाएगा? 14 वाला। यानी कि जो नया स्ट्रैंड बनेगा इसमें कौन सा बनेगा? 14 वाला बनेगा। ये भी जो 15 वाला है गेन करेगा 14N, तो क्या बनाएगा? 14N बनाएगा। अब जो दूसरा स्ट्रैंड था 14 वाला, ये किस में ग्रो कर रहे हैं हम? 14N में ही ग्रो कर रहे हैं। तो ये जो नाइट्रोजन सोर्स लेगा, क्या लेगा? 14N लेगा। तो ये भी क्या बनाएगा? 14N ही बनाएगा। यानी कि जो नया स्ट्रैंड इसके द्वारा बनेगा वो कौन सा बनेगा? ये 14 था और एक और नया स्ट्रैंड बनाया 14 का, ये भी 14 था और नया स्ट्रैंड जो बनाया वो 14 वाला ही बनाया। तो यहाँ पे हमको जो एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो गया इसमें कि जो DNA का रेप्लिकेशन होता है सेमी कंजर्वेटिव होता है, क्योंकि ये 15N था। 15N जो था नया 2 स्ट्रैंड बनाया जिसमें 14 और 14 बने थे, और फिर 15 वाला जो था ये 14 बनाया, और जो 14 वाला था ये नया स्ट्रैंड जो बनाया 14 और 14 का ही बनाया। यानी कि जो DNA का रेप्लिकेशन होता है सेमी कंजर्वेटिव होता है, इसको प्रूव कर दिया मेसेल्सन और स्टाल ने, जिसमें सीजियम क्लोराइड और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ई कोलाई का यूज किया था और ये एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया था। थैंक यू।